न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। स्पीकर ने बोलने से नहीं दिया तो सांसद को आया गुस्सा, सबके सामने उतारे कपड़े। शरद पवार तलवार की धार पर अजित पवार। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। स्पीकर ने बोलने नहीं दिया तो सांसद को आया गुस्सा, सबके सामने उतारे कपड़े। जी हाँ, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक सांसद सबके सामने अपने कपड़े उतारते हुए नजर आ रहा है। इस मामले में ऑनलाइन यूजर्स खूब प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मामला नेपाल का है। जी हाँ, यहाँ निर्दलीय सांसद उमरेश कुमार सिंह ने सोमवार को सबसे सामने अपनी शर्ट और बनियान उतार दी। उनका आरोप था कि उन्हें सदन में बोलने के लिए समय नहीं दिया गया। जी हाँ, सिंह नेपाल कांग्रेस के पूर्व नेता है। उन्होंने बिल साल सरलाही से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी लड़ा क्योंकि उन्हें नेपाल कांग्रेस की तरफ से टिकट नहीं दिया गया। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने वाले सिंह ने तब अपने कपड़े उतार दिए जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर देवराज घिमिरे ने उन्हें बोलने की इजाजत नहीं दी। घिमिरे ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि अगर HOR मीटिंग में शांति से व्यवहार नहीं किया तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। जी हाँ, कपड़े उतारने से पहले क्या कहा? अपने कपड़े उतारने से पहले सिंह ने कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने के लिए मैं शहीद होने को तैयार हूँ। घिमिरे ने उससे कहा कि संसदीय मर्यादा का ध्यान रखें। हालांकि सिंह ने घिमिरे की बात ना सुनते हुए अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिए। इस पर वहां मौजूद अन्य सांसद ने मांग की कि सिंह का मेडिकल टेस्ट किया जाना चाहिए। इसके बाद सिंह सदन छोड़कर चले गए। नेपाल की संसद में होने वाली ये इस तरह की पहली घटना है। जी हाँ, क्या बोल रहे हैं लोग? एक ऑनलाइन यूजर ने कहा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की बैठक में स्पीकर ने जब भ्रष्टाचार पर बोलने की अनुमति नहीं दी तो निर्दलीय सांसद अमरेश कुमार सिंह ने अपने कपड़े उतार दिए। एक अन्य यूजर ने कहा, प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष देवराज घिमिरे ने संसद में बोलने की अनुमति नहीं दी, इसलिए नेपाल के सांसद अमरेश कुमार ने अपने कपड़े उतार दिए। घटना के एक वीडियो में सिंह गुस्से में शर्ट और बनियान उतारते दिख रहे हैं। शरद पवार तलवार की धार पर अजित पवार। जी हाँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शरद पवार के इस्तीफे से उठा बवंडर अब लगभग शांत हो गए। जी हाँ, पवार के इस्तीफे से पार्टी में अनिश्चितता का जो माहौल बना था वो लगभग थम गया है, लेकिन ये तूफान आने के पहले वाली शांति है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए शरद पवार एनसीपी अध्यक्ष बने रहने को तैयार हो गए हैं। वही अन्य अध्यक्ष खोजने के लिए जो समिति बनी थी उस समिति ने भी शरद पवार को ही अध्यक्ष बने रहने की सिफारिश की है, लेकिन बयान इतनी भरी नहीं है। जी हाँ, राजनीति हलकों में लोग ये जानते हैं कि शरद पवार के कमान से जब भी कोई राजनीतिक और तीर निकलता है तो वो केवल एक शिकार नहीं करता बल्कि वो एक साथ कई शिकार करते में सिद्धर हंसते हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरने और शरद पवार के स्वास्थ्य की दशा को देखते हुए एनसीपी आंतरिक कला की शिकार है। राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष का कोई मजबूत गठबंधन अधिक आकार नहीं ले सका है। ऐसे में पार्टी के राज्य स्तरीय नेता अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। कई बार ऐसे अफवाह भी फैले हैं कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा के वशीभूत अजित पवार पार्टी के कई विधायकों को लेकर भाजपा से हाथ मिला सकते हैं। वर्तमान परिदृश्य में शरद पवार के सामने पार्टी बचाने और पार्टी के अंदर अपनी हनक का अंदाजा लगाने की चुनौती थी। वो इस बात का भी आकलन करना चाहते रहे थे कि यदि भविष्य में वो अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी नामित करते हैं तो क्या उन्हें किसी विद्रोह का सामना करना पड़ सकता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पर गुटबाजी, असंतोष और महत्वाकांक्षा से अपने संघर्ष में हलकान है। सही बात तो ये है कि एनसीपी में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष चल रहा है। अतिरिक्त तौर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस में दो ध्रुव है, एक तरफ शरद पवार सुप्रिया सुले है तो दूसरी तरफ उनके भतीजे अजित पवार है। ऐसा नहीं है कि दोनों गुटों में संघर्ष की स्थिति है, लेकिन अजित पवार अपने को पार्टी और शरद पवार का स्वाभाविक उत्तराधिकारी मानते हैं।
घर से लेकर विधानसभा तक वो पवार की अंगुली पकड़ कर बढ़ते रहे हैं। जी हाँ, लेकिन अब वो पवार की छापा से मुक्त होना चाहते हैं, पार्टी की बागडोर अपने हाथों में लेने और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने को उतावले हैं। जी हाँ, शरद पवार के वो दुलारे हैं और उनके हर राजनीतिक दावपेच से वाकिफ है, लेकिन शरद पवार अपना उत्तराधिकार अपनी लाडली बेटी सुप्रिया सुले को ही बनाना चाहते हैं। ये बात सही है कि वो इसके लिए कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं करना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि अजित पवार समेत समस्त पार्टी उनकी इच्छा को मान ले और सुप्रिया को वो मान सम्मान दे जो पार्टी अध्यक्ष के रूप में उन्हें मिल रहा है। अध्यक्ष पद छोड़ने की घोषणा के बाद पवार के उत्तराधिकारी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। इसमें उनके भतीजे और महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार का नाम आगे माना जा रहा था। इसके अलावा सुप्रिया सुले, प्रफुल्ल पटेल और जयंत पाटिल जैसे नेताओं का नाम भी सामने आ रहा था। नए अध्यक्ष को चुनने के लिए पवार ने एक कार्यकारिणी की नियुक्ति कर दी थी और इस कार्यकारिणी में उन नेताओं को रखा जो भाजपा में जाने की योजना पर काम कर रहे थे, लेकिन कार्यकर्ताओं का दबाव और भावनाओं ऐसी तीव्र थी उस कार्यकारिणी को पवार का इस्तीफा नामंजूर करना पड़ा। जी हाँ, फिलहाल शरद पवार की इस्तीफे की शांति चाल भी पुत्री सुप्रिया सुले को उत्तराधिकारी बनाने में सफल रही। जैसे ही उन्होंने सेवानिवृत्ति की घोषणा की, पार्टी जड़ से हिल गई। शरद पवार का इस्तीफा पार्टी में बगावत को थमने और सुप्रिया सुले को अपनी उत्तराधिकारी बनाने का लिटमस टेस्ट था। जी हाँ, पवार ये देखना चाहते थे कि क्या आज भी एनसीपी के सांसद, विधायक, नेता और कार्यकर्ताओं के दिल में उनके वही सम्मान है जो पहले था, या पार्टी अब अजित पवार का एक छत्र राज हो गया है। शरद पवार ने बड़ी चालाकी से अपने को पार्टी के लिए अपरिहार्य साबित कर दिया। भतीजे को एक ही चाल में जीत कर देने के बाद अब वो सुप्रिया सुले को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। एक समय उत्तराधिकार के संघर्ष में पार्टी और परिवार के लोगों ने तय किया था कि अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति देखेंगे और सुप्रिया सुले के हाथ में केंद्र की राजनीति होगी, लेकिन सुप्रिया सुले ने इस फॉर्मूले को नहीं सुना। जी हाँ, अजित पवार लंबे समय से पार्टी और परिवार का अधिकांश निर्णय करते और मानते रहे हैं। शरद पवार की पत्नी प्रतिभा पवार के भी वो प्रिय है तो सुप्रिया सुले के बड़े भाई है। मुंबई से लेकर बारामती और समूचे महाराष्ट्र के पार्टी कार्यकर्ताओं से उनका जीवन संपर्क संबंध है। ऐसे में वो हर कीमत पर एनसीपी की कमान अपने हाथों में लेना चाहते हैं। एक खास बात और है कि वो अपने चाचा की तरह महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने सुप्रिया सुले आ गई है। जी हाँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की इस समय वह स्थिति है जो कुछ वर्षों पहले उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी की थी। मुलायम सिंह यादव अपने बेटे अखिलेश यादव को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन इटाया से लेकर लखनऊ तक उनके छोटे बेटे शिवपाल यादव अपने को उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी मानते थे। लेकिन एन मौके पर मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे अखिलेश को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी। इसके बाद समाजवादी पार्टी के भीतर सत्ता संघर्ष में क्या हुआ और शिवपाल यादव को क्या क्या दिन देखने को मिले, ये हर कोई जानता है। जी हाँ, बीजेपी नेता किरीट सोमैया की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मौलाना जितेंद्र आवाड को चुनौती देते हैं, दम है तो द केरला स्टोरी बंद कर दे। जी हाँ, उद्धव ठाकरे, शरद पवार ने भी केरल की कहानी बंद की। जितेंद्र आवाड, अगर दम है तो उस प्रोड्यूसर को अपने हाथ में दिखा दो। ये सरकार हरे कपड़े वाली सरकार नहीं है। कुर्सी के लिए भगवा त्याग कर हरे रंग के वस्त्र धारण किए। मैंने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से चर्चा की है। केरल स्टोरी महाराष्ट्र में हर जगह रिलीज हो रही है। भाजपा जनता पार्टी के कार्यकर्ता विरोध शो का आयोजन कर रहे हैं। जितेंद्र आवाड को सुरक्षा क्यों? जी हाँ, क्या जितेंद्र आवाड आतंकवाद, लव जिहाद का समर्थन कर रहे हैं? जितेंद्र आवाड को अपने विधानसभा क्षेत्र मुंब्रा की चिंता है। द केरल स्टोरी के निर्माताओं की मदद करें, रचनाकारों का स्वागत करना। द केरला स्टोरी के बाद पर अब स्टोरी आती है। जितेंद्र आवाड की निर्वाचन क्षेत्र का संबंध है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे के पेट में क्या दर्द हो रहा है? मी तुम्हाला टेक्निकल गोष्ट पण सांगितली। ही चार्जशीट पार्ट 1 आहे आणि अनेक अखबारनी, वर्तमानपत्रांनी दिलाय की चार्जशीट मध्ये लिहिलंय की दिस इज चार्जशीट पार्ट 1, द इन्व्हेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। आणि हे मी तुम्हाला वाचून दाखवलं तर ते तुम्ही जर दिलं, हे डॉक्युमेंट माझं नाही आहे, हे ऑफिशियल लीगल ज्युडिशियरी डॉक्युमेंट आहे। आणि दुसरी गोष्ट, अनिल परबवर 6 गुन्हे दाखल आहे। त्या कुठल्याही गुन्ह्यामध्ये FIR क्लास नाही झाली।
टेम्पररी स्टे, टेम्पररी रिलीफ. जे 4 FIR आहे अनिल परबवर जामीनवर आहे, त्यात क्वास झाला का? हे ईडीचा, फक्त एक ईडीच्या बाबतीत तेही त्यांनी ईडीने स्पष्ट म्हटलं आहे, इन्व्हेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, आणि त्यात स्पेसिफिकली लिहिलं आहे. आज आपण वर्तमानपत्र वाचतात, त्यात वर्तमानपत्रात दिलेलं आहे. मी वर्तमानपत्रात ट्विट केलं, टाइम्स ऑफ इंडियाने व्यवस्थित बातमी दिली आहे आणि ते तुम्ही वाचावी. त्यांना चार्जशीट मिळाली, तुम्ही पण चार्जशीटची प्रत प्राप्त करा आणि महाराष्ट्राचा जनते पुढे ठेवा. अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।